प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, हिंदी अवश्य पूछी जाती है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, या आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में बहुत जल्दी पेट लागू हो गया, पेट में भी हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेट में। तो टेट के लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आपका आए हैं। यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। लगभग सभी चैप्टर मिला करके 6000 से ज़्यादा प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित हैं, जिसमें एक एक करके सबको करेंगे और फिर हर एक साल आए हुए टेट के क्वेश्चन पेपर को करेंगे। मेरा विश्वास है कि अगर इतना कर लेने पे आप 30 में 30 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। तो इस श्रृंखला को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस श्रृंखला के साथ पूरा जुड़े रहते हैं, इसके साथ ही आप इन्वायरमेंट का भी सेक्शन, ईवीएस का सेक्शन भी हमारे साथ कर सकते हैं, जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। एक भी पैसा आपको देना नहीं है। उसके साथ ही दो चीज़ें आपको, और अगर जूनियर में आप करना चाहते हैं, जूनियर टेट का पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे साइंस की भी क्लासेस आपके लिए रेगुलर कर दी गई हैं, तो आप रेगुलर साइंस की क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपको बताना है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है, शब्द यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। दो अयोगवाह व्यंजन होते हैं, अंग और आह। दो अयोगवाह व्यंजन होते हैं। देखिए एक एक प्रश्न यहाँ पे है। दो अंग अयोगवाह व्यंजन होते हैं, अंग और आह। दो दुगुण व्यंजन होते हैं, जिसे आप ड और ढ कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक ही प्रश्न में आपके बहुत सारे प्रश्न समाहित हैं। अगर गौर करेंगे आप तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्वरों की संख्या आप याद रख लीजिए 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, अयोग व व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंग आ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद दुगुण, डढ़ और चार चतुर, जो चार संयुक्त वर्ण होते हैं, वो छत्र, ज्ञ और स्रा होते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में भी स्पष्ट किया गया था, भाषा की मूल इकाई कौन है? ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई कौन है? ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई की अगर बात करें, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, प्रश्न को गौर से सुनिए। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन है? वाक्य है। पूर्ण सार्थक इकाई कौन है? वाक्य है। वाक्य की छोटी इकाई कौन होती है? उपवाक्य होती है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है, यानी शब्द कहते हैं। और पद से छोटी इकाई अक्षर होता है, और अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन हो गया? वाक्य हो गया। भाषा की मूल इकाई कौन हो गई? ध्वनि हो गई। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं, राम शब्द में दो अक्षर दिए गए हैं, जबकि चार वर्ण दिए गए हैं, र, आ, म, आ। ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई भाषा की कौन होती है? वो होती शब्द। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन होती? वाक्य। सबसे छोटी भाषा की शब्द से छोटी सार्थक इकाई कौन होती? शब्द होता है। और भाषा की मूल इकाई कौन होती? ध्वनि। तो तीन प्रश्न है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन होती है? शब्द होते हैं। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें उच्चारित स्वरों को ध्वनि कह भी कहा जाता है। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे नंबर दिया गया 8004109989, इससे आप यूपी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, लेखपाल के लिए, या जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए भी आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। आपके अलग अलग क्लासेस चलाई जा रही हैं। आर ओ की भी क्लासेस हमारे यहाँ फ्री में चलाई जा रही हैं। साथ में यूपी टीचटी पीचटी यानी बायोलॉजी के टीचटी पीचटी का भी बैच आपके यहाँ पे रन कराया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपके क्लास चैनल पे रन कराई जा रही हैं, जिसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करना है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो नंबर नीचे अभी लिखा गया था 8004109989 पे आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके वो
चाहे जैसे आप इससे मैसेज जब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए। वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको बताना है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 वर्णों की संख्या है। 11 स्वर होते हैं जिसमें से 33 और क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। तो ये हो गया आपका। हिंदी भाषा के मूल वर्ण लिपियां हैं, हिंदी भाषा में मूल वर्ण लिपियां हैं, आपको बताना है हिंदी भाषा में मूल वर्ण लिपियां हैं, यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो हिंदी भाषा में मूल वर्ण लिपियां कितनी है, 52 होती हैं। स्वर कौन है, आ है, ई है, ऊ री, ए ओ ये स्वर होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है, 11 की होती है। का वर्ग इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। चा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, चा से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। टा वर्ग में टा से लेके ड़ा तक 5 वर्ण होते हैं। टा वर्ग में और पा वर्ग में भी आपके 5 वर्ण होते हैं। देखिए, प्रश्न जो पूछा जाता है वो अंतस्थ से पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यारा लावा को कहते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो याद रखिएगा कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन में क्या कहते हैं, तीनों सा आते हैं आपके और हा आता है। ऊष्म व्यंजन में कौन आते हैं, तीनों सा आते हैं और कौन आता है, हा आता है। इसे आप जानते हैं कौन कौन सा कहते हैं, इसे तालव्य सा कहते हैं। ठीक है, इसे तालव्य सा कहते हैं, किसको, इसको। और इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं, मूर्धन्य सा कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता प्रश्न, मूर्धन्य सा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, दंत सा कहते हैं। तो इसे आप याद करने के लिए एक कोड का उपयोग करते हैं जिसका नाम क्या होता है, तास मूस दस। तास मूस 10। ठीक है, तो तास मूस 10। ता से तालव्य सा, मुंह से मूर्धन्य सा, दंत से दा से दंत सा। तो तीनों सा अलग अलग होते हैं। और हा, ये इतने को क्या कहते हैं, हम ओष्म व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छ त्राई ज्ञा और स्रा 4 होती है। अयोगवा व्यंजनों की संख्या 2 होती है, अंगावरा। दुगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। इस प्रकार अगर हम गौर करें तो यहाँ पे देखेंगे टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बताना है। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। एक को हम स्वर ध्वनियाँ कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, व्यंजन व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। एक को स्वर ध्वनियाँ कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण हो सकता है और एक व्यंजन वर्ण हो सकता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के साथ के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। कह रहा जो अपने आप स्वतंत्र से बोले जाते हैं और वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। पीछे कई बार आया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, 11 है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए ऊ ये तीनों स्वर हैं, जबकि यहाँ जो है व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। आगे बढ़ जाएं। कौन स्वर नहीं है, आपको बताना है कौन ऐसा है जो स्वर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बा मिल रहा है, बा स्वर नहीं है। बा क्या है, एक व्यंजन। उपरोक्त विकल्पों में बा स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग के तृतीय व्यंजन के रूप में जाना जाता है। इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कह रहा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये आपसे वीडियो में पूछा गया था। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, याद रखिएगा, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको बताना होगा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका आंसर क्या होता है, डी होता है। ठीक है, क्या होता है, डी होता है।
स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वर वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर की बात करें, दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो इनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए आधन ई मिलकर के ए बना दिया, ए आधन ए मिलकर के ए बना दिया, ओ आधन ओ मिलकर के ओ बना दिया, जबकि आधन ओ मिलकर के क्या बना दिया? संयुक्त स्वर बना दिया, जिसका नाम क्या है? अ। अतः प्रश्नगत विकल्प में ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि यह एक संयुक्त स्वर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, गौर से कर लीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको करना होगा, नीचे टेलीग्राम दिया गया, इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, 8004109989 पे आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जैसे आपकी संख्या अच्छी खासी हो जाती है तुरंत आपको पीडीएफ क्या होगा सेंड कर दिया जाएगा सीक्वेंस से, ठीक है। निम्न में दीर्घ स्वर है, आपको बताना है दीर्घ स्वर कौन है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं दीर्घ स्वर कौन है, तो जल्दी से बता दीजिए कि दीर्घ स्वर कौन है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे दो दीर्घ स्वर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है, ए भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही, दीर्घ स्वर मतलब ऐसा स्वर जो मूल है, तो मूल दीर्घ स्वर में कौन आएगा? आपका बड़ी ई आएगा, ठीक है, याद रखिएगा बड़ी ई आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर के रूप में आएगा। आप ए और ए को भी दीर्घ स्वर जानते हैं, आप इन्हें भी दीर्घ स्वर कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से दीर्घ स्वर कौन होगा? बड़ी ई होगी, तो जो आपका सही आंसर होगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अगर यहाँ पे भी आप गौर करेंगे दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आप फिर वही जाएंगे और आप किसको दीर्घ स्वर मतलब यहाँ पे मूल दीर्घ स्वर की बात होगी और वो आप बड़े आ को क्या करेंगे? आंसर करेंगे, ठीक है। 2004 बीएड में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? कह रहा है कौन सा ऐसा स्वर है जो संयुक्त स्वर है, यानी संयुक्त स्वर का यहाँ पे आंसर दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप डी वाले को देखेंगे तो आधन ई मिल करके क्या हो गया? आधन ई मिल करके क्या हो गया? ए हो गया। आधन ई मिल करके ए हो गया। आधन ए मिल करके क्या हो गया? ए हो गया। आधन ओ मिल करके क्या हो गया? आधन ओ मिल करके क्या हो गया? तो आ और ओ मिल करके ओ हो गया। और आधन ओ मिल करके क्या हो गया? तो आप देखेंगे औ का निर्माण हो जाता है। चूंकि इसमें दो स्वरों के मेल से बनता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये आपका डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर होता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? तो आपको आंसर देना होगा। स्वर कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार के मात्रा के आधार पे। उच्चारण में लगने वाला स्वर मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर है आपका ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए ओ और ए, ये सभी क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक द्वारा के चिन्ह द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। यह संस्कृत के व्याकरण से इसकी संकल्पना प्राप्त हुई है, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं ओम, तो ओम में आप ऐसे लिख देते हैं, तो ओम लिख देते हैं, तो ओम का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 स्वर हो गए और आप बहुत तेजी के साथ तीसरे स्वर का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार तीनों क्या है? तो ये तीनों स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों क्या है? स्वर हैं, ठीक। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं कितने? 3 प्रकार की स्वर ध्वनियाँ होती हैं। ह्रस्व स्वर ध्वनियाँ होती हैं, दीर्घ स्वर ध्वनियाँ होती हैं और प्लुत स्वर ध्वनियाँ। ऐसा शब्द जिसे बोलने में एक
मात्रा का उच्चारण हो का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है, प्रश्न इसी तरह का आजकल बन रहा है, ट्रेंड में है। तो इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर जो आगे के हिस्से से बोले, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ। और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और ए। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मध्य स्वर किसे कहते हैं? छोटा आ को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, मध्य स्वर वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अर्ध विवृत स्वर क्या है? अर्ध विवृत स्वर क्या है तो इसके बारे में आपको बताना। अर्ध विवृत स्वर क्या है तो इसके बारे में जब आप बताएंगे अर्ध विवृत स्वर में, तो आपका क्या आ जाएगा? अय जो होता है अर्ध विवृत स्वर में आ जाएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में उसे विवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि अब बड़ा आ, ठीक, इसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है, इसे विवृत कहते हैं। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं? जैसे छोटा आ, ए, बड़ा आ और औ, उसे अर्ध विवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। अर्ध समृद्ध जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे ए और ओ जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी आधा खुलता आधा बंद रहता है। आधा खुलता तो कौन होता है? अर्ध विपरीत होता है। अर्ध समृद्ध जिसमें आधा मुख द्वार बंद रहता है, जैसे ए और ओ बोलने में होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसमें कौन आता है? आपका ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ आता है। दिए गए विकल्प में अय अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आता है। अय जो होता है वो किस में आता है? अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आता है। अर्ध विपरीत स्वर आपसे पूछा था, तो अर्ध विपरीत स्वर में कौन आता है? आ आता है, अय आता है, आ आता है, ओ आता है। तो यही प्रश्न का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे थे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं या निनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है, तो जल्दी से बता दीजिए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वर अंगा, ञ, ड़, न, म के अंतर्गत उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ, ओ, अ। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है, ई, ऊ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, इसका आपको आंसर करना है। तो ये पश्च समृद्ध स्वर है। कैसा स्वर है? पश्च समृद्ध स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ तथा बड़ा ओ पश्च समृद्ध स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। ऐसे आ, ऊ, ओ, आ। समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तमुखी स्वर है? होठों की आवृत्ति के अनुसार कौन आवृत्तमुखी स्वर है? तो ये आपको बताना होगा। होठों की आकृति के अनुसार कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है? तो आपका बड़ी ई जो ई है वो आवृत्तमुखी स्वर। होठों की आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए। वृत्तमुखी स्वर आवृत्तमुखी, देखिए आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी गोल नहीं होता, वृत्त जैसा नहीं होता है,
नहीं होता, गोलाकार नहीं होता, उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। जबकि वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, आ। दिए गए विकल्प में ई अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आती है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण कौन सा है? तो दिए गए वर्णों में आ कौन सा वर्ण है? कंठ वर्ण है। ई और ई तालव्य है, तालव्य वर्ण है, तथा ऊ ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कह रहा कौन सा वर्ण ऐसा है जो ओष्ठ नहीं है? तो आ ये दोनों जो है किस में आते हैं? कंठ वर्ण में आते हैं, ओष्ठ वर्ण में नहीं आते हैं। तो आ वर्ण ओष्ठ वर्ण नहीं है, या कंठ ध्वनियाँ होती हैं। और ऊ और पा ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ होते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे डी जो होता है ओष्ठ वर्ण है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कंठ आ, तालु ए, मूर्धन री, ओष्ठ ओ, कंठ तालु ए और कंठोष्ठ ओ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा ध्वनि है? तो कौन सा ऐसा है जो कंठ और तालव्य दोनों से मिलकर के बनता है? तो ए और ए। कंठ मतलब आ और तालव्य मतलब ई, दोनों से मिलकर के ए का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। जिस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कह रहा है ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कौन होता है? कंठ तालु होता है। वो आपका क्या है? अय है। क्या है? अय है। ठीक है, आगे बढ़ते। अय के उच्चारण में, अय के उच्चारण में कौन अच्छा सहायता करता है? अय के उच्चारण में तो अगर आपको बताना होगा अय के उच्चारण में, तो आप यहाँ बताएंगे कंठ और तालु। कंठ अगर और तालु का सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का सेशन, और इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने बैच से जुड़ सकते हैं जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। आपको यहाँ पे ईवीएस की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस और विज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी कास्ट नहीं लिया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर चुके होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।